हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेहता पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी तक बेटा अपन ने थर्ड पेपर बीएससी जो अपना चल रहा है उसकी कुछ बेसिक क्लासेस या बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, जिसमें जो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उनको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिला है। और कल की जो क्लास हुई थी, लास्ट क्लास, उसमें बेटा अपन ने लाइंस के बीच के एंगल, प्लेन के बीच के एंगल, लाइन प्लेन के बीच के एंगल, वो सब डिस्कस किए थे। प्लेन की डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी थी हमने, इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, जनरल इक्वेशन। और कोऑर्डिनेट जो हमारे प्लेन्स हैं उनके पैरेलल प्लेन की इक्वेशंस को हमने पढ़ा था। अब आज हम एक प्लेन, जो कल मैंने बताया था आपको कि अगर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से किसी प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी, वो लेंथ क्या होगी, कितनी होगी, उसका क्या फॉर्मूला होगा, वो अपने को आज डिस्कस यहाँ करना था। यही थी बेटा बात। तो अपन फॉर्मूला लिखते हैं परपेंडिकुलर लेंथ का। हेडिंग डाल लेंगे बेटा, एक बिंदु बिंदु पर ले लो कोई भी, जैसे x1, y1, z1 से एक समतल अपन ने ले लिया, जैसे ax, by, cz प्लस d इक्वल टू 0। इस पर डाले गए लंब की लंबाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn to the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 from a point x1, y1, z1। जैसे ये तो बेटा अपना प्लेन हो गया, ये तो हमारा समतल हो गया, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। और ये कोई भी पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, कोई पॉइंट हो गया x1, y1, z1, ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट हो गया। तो इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसकी लेंथ अपन यहां देख रहे हैं। तो लेंथ को अगर मैं स्मॉल p से डिनोट करूं तो लेंथ स्मॉल p क्या हो जाएगा बेटा, मॉड लगा ले, या फिर आप क्या कर सकते हो,
या फिर आप प्लस माइनस का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो लेंथ है वो क्या होगी बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो लेंथ क्या हो जाएगी, ax1 by1 cz1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बार इसको फटाफट से आप नोट डाउन करें बेटा, जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं अपन। लिख लिया होगा बेटा आपने। अब आगे चलते हैं अपन। आगे हम पढ़ते हैं बेटा, या पहले अपन लाइंस को पढ़ ले। चतुष्फलक का आयतन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। मान लिया कि कोई जो हमारा टेट्राहेड्रॉन है उसके जो शीट्स हैं, उसके जो वर्टेक्स हैं, उसके जो वर्टेक्स हैं वो हम मान लेते हैं बेटा एक्स आर कॉमा वाई आर कॉमा जेड आर, जहाँ आर की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 ये हो सकती है। देन तब आयतन, तब इसका आयतन या वॉल्यूम, तब इसका आयतन या इसका वॉल्यूम क्या होगा। इसका वॉल्यूम बेटा, इसका वॉल्यूम को हम अगर V से डिनोट करें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/6 x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 और x4 y4 z4 और 1। इसको भी जल्दी से एक बार आप नोट डाउन करें बेटा। ये टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है और अपने से क्वेश्चन में पूछ सकता है। एक बार इसको जल्दी से आप नोट डाउन करें। आगे देखते हैं अपन अगली स्लाइड में बेटा लाइंस की कुछ इक्वेशंस को। सरल रेखा किसकी, हम देख रहे हैं एक लाइन की इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन, इसको देख रहे हैं बेटा अपन। तो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी बेटा, हमने जो प्लेन पढ़ा है, हमने जो प्लेन पढ़ा है, दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन है, दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन है वो हमको क्या देगा, एक लाइन देगा, एक लाइन की इक्वेशन देगा। तो लिख देते हैं यहां पर दो असमांतर समतलों का प्रतिच्छेदन दो असमांतर समतलों का प्रतिच्छेद क्या देगा बेटा, एक सरल रेखा।
इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल प्लेन gives us a straight line. क्लियर सर? अब स्ट्रेट लाइन की कुछ डिफरेंट इक्वेशंस हो सकती है, वो अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, सरल रेखा के समीकरण, सरल रेखा के समीकरण। फर्स्ट कौन सा आ जाएगा बेटा? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का व्यापक समीकरण, सरल रेखा का व्यापक समीकरण। जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? अपन कह रहे हैं कि दो असमांतर समतलों का प्रतिच्छेदन। कल बेटा अपन ने समांतर समतल लिखा था, कल वाला एक बार वापस रिवाइज करते हैं। जैसे ये कोई एक समतल, ये कोई एक प्लेन दिया हुआ था, इसकी इक्वेशन लिखी थी आपने ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, और इसके समांतर समतल लिखा था बेटा अपन ने, इसके समांतर समतल लिखा था हमने, इसके पैरेलल प्लेन की बात अपन यहाँ कर रहे थे। तो क्या करा था आपने? आपने ये करा था सर ax by cz प्लस d1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? दो असमांतर समतलों की बात कर रहे हैं, मतलब ये a1 b1 c1 ये भी क्या होंगे? बदलते हुए लिखने पड़ेंगे, समझ रहे हो? तो बेटा ये लो, तो व्यापक समीकरण लिख दिया सर हमने, ठीक है? व्यापक समीकरण को अभी लिख देते हैं। मान लिया, या ऐसा डायरेक्ट कह सकते हैं, दो समतल जो असमांतर है वो क्या कर रहे हैं? हमारे लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो समतलों के समीकरण लिख दे सीधे सीधे डायरेक्ट ही, दो समतलों के समीकरण लिख देते हैं। a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दोनों अगर साथ लिखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? ये एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिमेट्रिक रूप में। दूसरा कौन सा है? सममित रूप में रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म।
इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन याद करो, मैंने लिखाई थी, आपको लिखाई थी ना कि किसी पॉइंट से पास आउट हो रही है और LMN अगर उसके डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियोज है तो इक्वेशन ये होगी, वही लिख रहे हैं। क्या हो जाएगी बेटा? x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M, z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू कुछ भी मान लो, p लैम्डा r कुछ भी मान लो, ये लो p मान लिया, r मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है सर, माना हुआ है। या मैं लिख देता हूँ, आप इसकी जगह k भी मान सकते हो, ठीक है, आप इसकी जगह लैम्डा भी मान सकते हो, आप इसकी जगह r भी मान सकते हो, ठीक है, ये भी लेट कर सकते हैं हम इसकी जगह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिंदु P मतलब x1 y1 z1 से, जैसे ये P माने तो P दूरी पर, K माने तो K दूरी पर, लैम्डा माने तो लैम्डा दूरी पर, R माने तो R दूरी पर, ठीक है, से कुछ भी मान रहे हैं अपन, जैसे R मान रहे तो R आ जाएगा, लैम्डा तो लैम्डा आ जाएगा, K तो K आ जाएगा और P तो P आ जाएगा। ठीक है सर, दूरी पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक, देन कोऑर्डिनेट of a point which is at, कुछ भी ले लेता हूं यहां पर, जैसे r डिस्टेंस लिख दिया, फ्रॉम पॉइंट P दैट इज x1 y1 z1, क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट? ये लाइन लिखी हुई बेटा, इसी से लिखना है, ये रहा, ये काम में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको यहाँ पर, ये लाइन की इक्वेशन लिखी है, तो इससे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना, तो इससे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? L इंटू P, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x1 प्लस LP या LR, R लिखा है तो R ले लेते हैं, K तो K आ जाएगा, लैम्डा तो लैम्डा आ जाएगा, y1 प्लस MR और z1 प्लस NR, ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए जो लाइन पर है बेटा। ठीक है, ये क्या हो गया? एनी पॉइंट ऑन लाइन, रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक। जब हम बेसिक्स पूरा पढ़ लेंगे तो 3D को पढ़ने का बहुत ही मजा आएगा। सारी चीज़ें आपको पहले पता होगी बेटा। हम कहेंगे कि ये लाइन है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन की इक्वेशन हो गई क्योंकि एक पॉइंट से पास आउट हो रही है। ये कौन सी लाइन है? जो P पॉइंट से पास आउट हो रही है। देखो ये P है ना, इसको भी P गड़बड़ कर सकता है ये वाला, क्योंकि पॉइंट भी हमने P लिख लिया है। तो यहाँ से क्या करो बेटा, आप इस P को ही हटा दो। क्या करो, इस P को हटा दिया बेटा, है ना, ये हटा दो। पॉइंट भी P ले लिया ना, इसलिए हटा दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। R लिख लो, उसको पीछे से हटा देंगे यहाँ से।
क्योंकि पॉइंट भी P ले लिया फिर गड़बड़ हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि रेखा की इक्वेशन लिख दी जो किसी एक पॉइंट से पास आउट हो रही है, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो फिर वहां पर उस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखना बेहद इंपॉर्टेंट चीज। नोट डाउन करें बेटा फटाफट से, नोट डाउन करो बेटा फटाफट से इसको। जल्दी से नोट डाउन करो, बताओ। अब आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं बेटा अगला हमारा सेकंड थर्ड फॉर्म हो गया ना, ये थर्ड पढ़ते हैं हमारा। दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट मतलब मानना पड़ेगा हमको, लेट P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2 be any 2 point then equation of line which passes through P and Q। which passes through point P and पॉइंट Q। पॉइंट P और पॉइंट Q से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन मान लिया हमने बेटा कि P x1 y1 z1 तथा Q मतलब x2 y2 z2 कोई दो बिंदु हैं, तब इन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? बहुत आसान है, इक्वेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और वही इस पर भी किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट की बात करता है तो अपन इक्वल टू कर सकते हैं। ये सर ये क्या हो गया बेटा? दो बिंदुओं से गुजरने वाली हमारी रेखा का क्या बन गया है? समीकरण बन गया है।
ये क्या बन गया बेटा, दो बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन की क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने को याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 2 पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे सब। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया सर? ये नोट डाउन करें मेरे फटाफट से, जल्दी से इसको लिखें बेटा, जल्दी से एक बार इसको लिखें। नोट डाउन हो गया, आगे चले। अब आगे चलते हैं बेटा, देखो अब हम पढ़ते हैं थ्री डी में स्फीयर पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं वृत्त। या सर्कल, वृत्त या सर्कल। तो वृत्त या सर्कल की डेफिनेशन क्या लिखते हैं बेटा आप? वृत्त या सर्कल की डेफिनेशन क्या लिखते हैं आप? आप लिखते हो कि एक बिंदु का बिंदुपथ, एक बिंदु का बिंदुपथ जैसे ये लिखा बेटा आपने कि ये सर्कल ले लिया बेटा अपन ने, इस पर डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि एक बिंदु का बिंदुपथ, ये इसका सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। और हम कहते हैं कि एक बिंदु इस पर ले लिया, ये P, X और Y, एक पॉइंट इस पर ले लिया, क्या बेटा, P, X, Y। हम कहते हैं समतल में, क्या कहते हैं बेटा, समतल में एक बिंदु का बिंदुपथ, एक बिंदु का बिंदुपथ जो कि समतल में इस प्रकार गतिमान है, इस प्रकार चल रहा है कि, इस प्रकार गतिमान है या इस प्रकार चल रहा है कि उसकी दूरी समतल में, उसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु से, ये क्या हो गया बेटा, स्थिर बिंदु, फिक्स पॉइंट हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया। समतल में उसकी दूरी किसी स्थिर बिंदु से क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट या अचर रहे, अचर दूरी बनी रहे। ये सेंटर हो गया आपका C। जैसे इसके कोऑर्डिनेट दे देते हैं A और B, तो ये क्या है, ये स्थिर बिंदु है, ये क्या है, ये स्थिर बिंदु की बात कर रहे हैं। तो उस बिंदु पथ को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब स्फीयर में और वृत्त में डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है, दोनों शेप्स में डिफरेंस क्या है, कि जब मैंने बोला कि समतल में एक बिंदु का बिंदुपथ, प्लेन में